अब स्वाभिमान से जीऊंगी। बहू, घी का डिब्बा कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है। मालती जी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती हैं कि तभी ज्योति रसोई घर में आते हुए कहती है कि माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? आपको नींद नहीं आती तो क्या हुआ? मेरी नींद खराब क्यों कर रही हैं? अरे बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि मुझे देसी घी का डिब्बा नहीं मिल रहा है। कहाँ रखा है? मैं बेसन के लड्डू बना दूंगी। क्यों, आज क्यों बनाने हैं आपको लड्डू? ज्योति ने पूछा। अरे बहू, तेरे मामा जो आ रहे हैं, तेरे मामा को बहुत पसंद है तो सोचा बना दूं। सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे। तू नहा धोकर तैयार हो जाना। माँ जी, आपको पता है ना, आज संडे है। संडे के दिन मैं 10 बजे के पहले सोकर नहीं उठती और आप नहा धोकर तैयार हो जाने की बात करती हैं। और हाँ, कोई मामा जी नहीं आ रहे हैं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यदि आते तो मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करके बता देती। तब मालती जी कहती हैं, बेटा, मैं तेरे मामा की बात नहीं कर रही हूँ, तेरे मामा ससुर जी की बात कर रही हूँ। उनके लिए बेसन के लड्डू बनाने हैं। मामा जी को भी चैन नहीं है। चाहे किसी दिन आ जाते, एक संडे का दिन मिलता है आराम करने के लिए, उस दिन भी चैन से नहीं रह सकती। मैं देसी घी का क्या करेंगी? वह रखा है, डालडा उसके बना दीजिए। वैसे भी सेम ही बनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तेरे मामा को बेसन के लड्डू घी में ही पसंद है और वह खाने में अच्छे लगते हैं तेरे मामा जी को। अरे, घी खत्म हो चुका है। मैंने रोहित से कहा था लाने के लिए, पर आपके बेटे कभी मेरी सुनते कहाँ हैं। डालडा घी वहाँ रखा है, यदि बनवाना है तो बनाइए, वरना मुझे चैन से सोने दीजिए। कहते हुए ज्योति वहाँ से चली जाती है और मालती जी मन मार कर डालडा घी के बेसन के लड्डू बनाने लगती हैं और वह पुरानी यादों में खो जाती हैं। उन्हें याद आता है जब कुछ सालों पहले उनके भैया उनसे मिलने आते थे तो वह हर बार अपने भैया के लिए देसी घी के लड्डू ही बनाती थी और जब मायके जाती थी तो देसी घी के लड्डू ही लेकर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था तो दोनों भाई बहनों का मिलना कम हो गया। कभी कभार फोन पर ही बातें हो जाती थी, पर आज 5 साल बाद दोनों बहन भाई मिल रहे थे तो उन्होंने सोचा बनाऊंगी तो खाकर खुश हो जाएंगे। पर ज्योति को शायद यह भी पसंद नहीं आया और डालडा से ही लड्डू बनाकर तैयार कर देती हैं। थोड़ी देर में मालती जी अपने बेटे से कहती हैं, रोहित, तेरे मामा आ रहे हैं तो मार्केट जाकर पनीर लेकर आ जाना। मैं मटर पनीर की सब्जी बना देती हूँ, तेरे मामा जी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। अब मेहमान घर पर आएंगे तो कुछ अच्छा बनाना चाहिए ना। अरे माँ, कहाँ जाऊँ, मैं थक चुका हूँ। वैसे भी ऑफिस के चक्कर दिन भर रेस्ट भी नहीं कर पाता हूँ। आप जो घर में सब्जी हो वही बना दीजिए। ना बेटा, घर में तो सिर्फ लौकी है, लौकी की सब्जी बना दीजिए। वैसे भी अब आप लोगों की उम्र हो गई है, यह सब्जियां खाएंगे तो सेहत बनी रहेगी, पनीर वगैरह कहाँ पचा पाएंगे। कहते मालती जी का बेटा रोहित भी वहाँ से चला जाता है और ज्योति यह सब देख बहुत खुश होती है और यह सब मालती जी को अच्छा नहीं लगता। फिर वह सोचती हैं, सच ही तो कह रहे हैं बच्चे, इन्हें संडे ही तो मिलता है। और मालती जी लौकी के कोफ्ते बनाने लगती हैं। तभी ज्योति आते हुए कहती है, हे भगवान, इस उम्र में भी तला भुना खाने की कितनी आदत है आपको। फिर बीमार हो जाएंगे तो दवाइयों के पैसे तो हमारे ही लगेंगे। अरे बेटा, कहाँ खाती हूँ मैं, आज मामा जी आ रहे हैं बस इसीलिए बना दिए। हाँ, आज भैया आ रहे तो शरीर में कितनी फुर्ती आ गई, वरना कोई काम आपसे होता भी है। बेटा, तू जो कहती है कर तो देती हूँ मैं, ऐसा ताना क्यों दे रही है? आपसे तो बात करना ही बेकार है। अभी तक चाय बनाई मेरी या नहीं? हाँ बेटा, मैंने तेरी और रोहित की चाय बना दी है, थैंक यू सो मच। कहते हुए ज्योति
2 कप चाय लेकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में मालती जी के भैया मनीष जी वहां पर आ जाते हैं। मालती जी अपने भैया मनीष को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों बहन भाई बहुत सी बातें करते। थोड़ी देर में मालती जी अपने भैया के लिए खाना लगाती है और जब वह देखते हैं डालडा के लड्डू तो उनका मुंह बन जाता है। फिर भी वही खाते और कहते बहन बहुत अच्छे लड्डू हैं, और कहते इतने सालों बाद मिलकर अच्छा लगा, बच्चे बड़े हो गए, हमने तो मिलना ही छोड़ दिया। हाँ भैया, हम दोनों ही अपने अपने घर की जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो गए कि हमें मिलने का मौका ही नहीं मिला। शादी विवाह के बहाने ही मिलना हो जाता था। अब तो बहुत टाइम से घर में शादी ही नहीं हुई। अच्छा हुआ कि चंचल की शादी फिक्स हो गई। कम से कम कार्ड रखने के बहाने ही सही आप मुझसे मिलने तो आए। हाँ बहन, चंचल की शादी होते के साथ मैं तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। बस घर की छोटी बेटी चंचल बची थी, अब उसकी भी शादी हो जाएगी तो मैं तो फुर्सत हो जाऊंगा। भैया फिर मिलने भी आते रहिएगा, आपसे मिलकर अच्छा लगता है। हाँ बहन, जब तुम मुझे याद करोगी मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा, और यदि कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। तेरी हर परेशानी का हल मैं तुझे जरूर बताऊंगा। ज्योति और रोहित की तरफ देखते हुए मामा जी कहते हैं, अच्छा बहन, अभी और भी घर जाना है कार्ड रखने के लिए, अभी तो जाना होगा। कहते हुए मामा जी वहाँ से चले जाते हैं और ज्योति कहती है, माँ जी मैं तो थक गई, आप बर्तनों को सिंक में रख देना, जब बर्तन वाली आएगी तो साफ कर देगी। कहते हुए ज्योति जाने लगती है। जैसे ज्योति अपने कमरे में जाती है तो उसके पास किसी का फोन आता है और वह वापस से रसोई घर में आ जाती है और अपने पति रोहित से कहती है, मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं, आज संडे है तो कह रहे थे कि मिलने आ रहे हैं, उन्हें मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, लेकर आ जाइए, और हाँ साथ में जलेबी, समोसे, अच्छा सा नमकीन और गरम गरम कचौरियाँ भी जरूर लाना। ठीक है, लेकर आता हूँ। कहते हुए रोहित अपनी शर्ट के बटन लगाता है और गाड़ी स्टार्ट कर सामान लेने के लिए चला गया। यह सब कुछ पास में खड़ी हुई मालती जी भी देख रही थी। तभी ज्योति देसी घी का डिब्बा उठाते हुए कहती है, आज तो मैं अपने भैया और भाभी को मैं देसी घी की पूरियाँ खिलाऊंगी, मेरे भैया को बहुत पसंद है। तभी मालती जी ने कहा, बेटा तूने तो कहा था कि घी खत्म हो गया, फिर ये कहाँ से आया? तब ज्योति कहती है, माँ जी मेरी माँ ने मुझे बचपन में शिक्षा दी थी, पूरा सामान खत्म कर मत रखा कर, इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत सामान बचा कर रखा कर, जिससे मेहमान घर पर आए तो हम उसे बनाकर खिला सकें। तो देखिए ना, आज काम में आ गए ना। माँ जी बातें बंद कीजिए और आप मेरे भाई के लिए कुछ फल बना दीजिए। तब मालती जी कहती है, सुबह मैंने देखा था फ्रिज में फर्क नहीं है, 2 हफ्ते से तुमसे और रोहित से फल लाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम लोग लाते नहीं हो। फल मेरे कमरे में रखे हैं, मैं लाती हूँ। कहते हुए ज्योति अपने कमरे में से फल लेकर आती है। तब मालती जी कहती हैं, बहू फल फ्रिज में रखे जाते हैं, कमरे में नहीं। तब ज्योति ने कहा, माँ जी मेरा जब फल खाने का मन होगा तो मैं रसोई घर में फल आकर फ्रिज से निकालने से तो खाने वाली नहीं, इसलिए मैं फल खरीद कर सीधे अपने कमरे में ही रख लेती हूँ और जब मन होता है तो खा लेती हूँ। आप अपने से सवाल जवाब बंद कीजिए और फल बना दीजिए। कहते हुए ज्योति आटा गूंदना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में रोहित भी मार्केट से सारा सामान लेकर आ जाता है। ज्योति पनीर की सब्जी बनाती है और समोसे, कचौड़ी, नमकीन, जलेबी टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में ज्योति के भैया और भाभी भी आ जाते हैं। वह चारों मिलकर अच्छे से नाश्ता करते हैं और रात को ज्योति अपने भैया के लिए गरम गरम पूरी और सब्जी सर्व करती है। खाना खाने के बाद उसके भैया और भाभी वहां से चले जाते हैं
और ज्योति भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रसोई जहाँ गंदी फैली हुई थी, मालती जी को हमेशा रसोई साफ रखने की आदत थी, इसलिए वह देर रात तक रसोई साफ करती फिर जाकर सो जाती। लेकिन आज उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वह ज्योति और रोहित का सुबह का व्यवहार याद करती। जब उन्होंने रोहित से पनीर लाने के लिए कहा था तो उसने कह दिया था कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, नहीं ला सकता। ज्योति से देसी घी मांगा तो उसने कह दिया कि खत्म हो गया है। और तो और ज्योति तो फल फ्रूट भी रसोई में ना रखकर अपने कमरे में रखती है। यह सब देखकर मालती जी को नींद कैसे आ सकती थी। मालती जी यह तो बहुत अच्छे से जानती थी कि ड्राई फ्रूट ज्योति अपने कमरे में रखती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह इतना खाने की शौकीन नहीं थी। लेकिन अब तो फल फ्रूट भी खाने को नहीं मिल रहे थे। बुढ़ापा है तो क्या कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी? मालती जी के साथ यह बहुत गलत हो रहा था, लेकिन वह क्या करती, मजबूर थी। दिन पर दिन रोहित और ज्योति का व्यवहार उनके प्रति बदलता जा रहा था। जब वह रोहित से कहती कि तुम्हारे मामा के यहाँ जाना है शादी में, तो तुम भैया भाभी के कपड़े, बच्चों के लिए भी कुछ तोहफे लेकर आ जाना, उन्हें देने होंगे और रिजर्वेशन भी करा देना। तब रोहित कहता है, माँ इन सब में तो 2-3 हजार का खर्चा होगा, इससे अच्छा तो आप शादी में ही नहीं जाइए, कुछ पैसे तो बचेंगे ना। और वैसे भी आप तो बहन हैं, तो आपको भी भैया भाभी के कपड़े देने की क्या ज़रूरत है। तभी मालती जी कहती हैं, बड़ी बहन हूँ और बड़ी बहन तो अपने छोटे भाई को कपड़े दे सकती है। और वैसे भी जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वह भी और मेरे भैया भाभी भी मुझे खाली हाथ नहीं भेजने वाले, आप उसकी चिंता मत कीजिए। बड़बड़ाते हुए ज्योति वहाँ से चली जाती है और मालती जी मन में सोचती हैं, मेरे भैया भाभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजते, जितना खर्चा होता है उससे ज़्यादा ही देते हैं। और जानती हूँ बहू कि तेरे भैया तुझे क्या देने वाले हैं, तू तो उन पर पैसे लुटाती रहती है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा कि यह तो बहन भाई का प्यार है, लेकिन जब मेरा मौका आया तो तुम दोनों ने मुंह फेर लिया। 15 दिन बाद ज्योति और रोहित भतीजे की बर्थडे पार्टी में जाते हैं और ज्योति उसके लिए महंगी वाली साइकिल तोहफे में देती है, जिसे देखकर ज्योति के भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। जहां ज्योति और रोहित बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं मालती जी के भैया उनसे मिलने के लिए आए थे। और मनीष जी कहते हैं, बहन मैं तेरा भाई हूँ, तू मुझसे अपनी आंखों के आंसू छिपा नहीं सकती। जरूर हम दोनों अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन खून का रिश्ता है हमारा। आज भी आंखें पढ़ लेता हूँ। मुझे तो उसी दिन ज्योति और रोहित का व्यवहार समझ में आ गया था, जब तूने बेसन के लड्डू देसी घी में ना बनाकर डालडा में बनाए थे। मैं समझ गया था कि ज्योति ने तुझे देसी घी दिया ही नहीं, क्योंकि तू हर बार मुझे देसी घी के लड्डू खिलाती थी। उस दिन मैं समझ गया था कि इस घर में तेरे साथ क्या हो रहा है और तुझे शादी में क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि तू आती तो खर्चा होता। मनीष जी का इतना ही कहना था कि मालती जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह कहती, भैया मैं क्या कर सकती हूँ। रोहित ने कहा, माँ आप शादी में जाएंगे तो खर्चा होगा, जो वह मेरे लिए नहीं कर सकता था। और भैया मैं क्या कहती, अब जैसा बच्चा चाहेंगे वैसा ही होगा ना। हमने अपनी इच्छा मारकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी हर एक इच्छा पूरी की, जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सके, उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन आज बच्चे हमारी इच्छा मारकर अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि बुढ़ापा बुरा होता है। तभी मनीष जी कहते हैं, बहन अब तो यह हर घर की कहानी हो गई है, ऐसे बच्चों को सुधारना भी जरूरी होता है। अब जो मैं तुझसे कहता हूँ तू वही करना। तुम्हारे बेटे और बहू को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।
कहते हुए मनीष जी वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरे दिन जब रोहित और ज्योति घर आते हैं तो वह देखते हैं कुछ अजनबी लोग हमारे घर पर आए हुए हैं, जिससे मालती जी बातें कर रही थी। तभी रोहित कहता है, माँ यह लोग कौन है? बेटा मैं घर बेच रही हूँ, यह लोग घर देखने के लिए आए हैं। तब रोहित कहता है, माँ। तब मालती जी रोहित को बीच में रोकते हुए कहती हैं, बाद में बात करते हैं, इनसे बात तो हो जाने दो। भाई साहब, यह घर मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनवाया है। मैंने एक एक चीज़ अपनी पसंद की लगवाई है। इस घर में पूरे 70 लाख खर्च हुए थे, तो मैं सिर्फ आपसे इस घर की रकम ले हमें यह सौदा मंजूरी है। आप तो यह बताइए, आप रजिस्ट्री कब करेंगी हमारे नाम? मैं आपको फ़ोन कर जवाब दे दूंगी। कहते हुए मालती जी उन लोगों को विदा कर देती हैं और ज्योति रोहित सवाल पूछते जाते हैं, इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले आपने हमसे क्यों नहीं पूछा? घर बेचकर कहाँ जाएंगे? इतना कीमती घर बेचने की क्या ज़रूरत है? जिसकी कीमत करोड़ों में है, आप उसे सिर्फ 70 लाख में बेच रही हैं। बेचने के पहले खुद के रहने का इंतजाम भी तो करना होगा। तब मालती जी कहती हैं, तुम दोनों के सवाल हो तो मैं भी कुछ बोलूं? यह सुन ज्योति और राहुल चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मालती जी ने कहा, बच्चों तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं भी किसी किराए के मकान में रह लूँगी और जो मकान बेचकर पैसे आएंगे उन्हें मैं बैंक अकाउंट में जमा कर अपना खर्चा चला लूँगी। रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों अपने लिए कोई ठिकाना देख लो। इसलिए मैंने अभी उन्हें बताया नहीं कि मैं उन्हें रजिस्ट्री कब करूँगी। तुम दोनों सोच कर बता दो कि महीने 2 महीने में तुम अपने लिए नया घर देख लोगे ना। मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे इस घर को बेचने की बहुत जल्दी है। तब रोहित ने कहा, मकान बेचकर पैसे आप अपने नाम जमा कर लेंगी और मुझे कुछ नहीं देंगी। तब मालती जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो बहुत जी चुकी मैं, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए हमने अपनी हर इच्छा को छोड़ दिया, लेकिन तुम लोग मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। बहू अपने कमरे में फल रखती है, ड्राई फ्रूट रखती है और मुझे देसी घी भी नहीं मिलता। मैं कुछ मंगाऊं तो तू थक जाता है, और बहू के मायके वाले आए तो तू भर भर कर नाश्ता लेकर आ सकता है, और मेरे भाई के लिए पनीर भी नहीं ला सकता। तुझे थकान होती है, बहू को सोना होता है। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मुझे जो खाना होगा मैं खुद खरीदूंगी, तुम दोनों के भरोसे नहीं रहूंगी। जब मुझे अपने भैया से मिलने के लिए जाना होगा तो मैं खुद रिजर्वेशन करा लूँगी, तुम दोनों से नहीं कहूँगी। अपने भाई को यदि मुझे कुछ तोहफा देना होगा तो खुद खरीद लूँगी, तुम दोनों से नहीं कहूँगी। मुझे जो करना होगा वह मैं खुद करूँगी, तुम दोनों से अब कभी नहीं बोलूँगी। बेटा अब मैं यह घर बेच रही हूँ, तुम दोनों अपने रहने का इंतजाम कर लो। यह सुन ज्योति और रोहित की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और दोनों ही मालती जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हाँ माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए ना। यदि यह घर बेच दिया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? आज के बाद खाने पीने में कभी भेदभाव नहीं होगा। अगर यही है तो ठीक है बहू, कल से सुबह से 6 बजे उठने की आदत डालो, क्योंकि अब झाड़ू पोछा करना मेरे बस के बाहर है। और रोहित, फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट बहू के कमरे में नहीं, रसोई घर में आएंगे। रात को रसोई साफ करने के बाद सोना, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। कहते हुए मालती जी अपने कमरे में चली जाती हैं। और अब रोहित और ज्योति मालती जी को नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मालती जी फ़ोन करके अपने भैया से कहती हैं, भैया थैंक यू, आपने जो किया, और अब ज्योति और राहुल को मेरी कीमत समझ में आ गई है। अब मैं इस घर में स्वाभिमान से रहूंगी। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। मैं सभी बुजुर्गों से यही कहना चाहूँगी कि अपने घरों में स्वाभिमान से रहिए,
क्या मालती जी ने सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।